हेलो एवरीवन। हम लोग लगातार क्लास लेते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू किया था और उसका आज हम लोग फोर्थ पार्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट हो गया। उसका फोर्थ पार्ट हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि लगभग आपका शुक्रवाहिनी यानी जितने भी डक्ट हैं शुक्रवाहिनी शुक्रवाहिका अधिवेशन ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और मूत्र मार्ग भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शीशन के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? शीशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए ध्यान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिश्न शिश्न यानी इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। क्लियर है? पेनिस ध्यान रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट अंग है जिसको बोलते हैं मैथुनांग बोलते हैं यानी मैथुन करने वाला अंग। और ये कैसा होता है? ये पहली चीज लंबा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका बेलनाकार, ठीक है। मैथुनांग है पहली चीज, लंबा होगा, बेलनाकार होगा, और एक चीज उत्थानशील। उत्थानशील यानी इसमें सीधा होने की प्रवृत्ति रहेगी, सीधे होने की प्रवृत्ति रहेगी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शिशन। या ये नर का मैथुनांग होता है जो लंबा, बेलनाकार और उत्थानशील होता है। क्लियर है? आइए, ये बेसिकली तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में विभाजित? तीन भागों में विभाजित। आइए देखिए कौन से हैं? पहली चीज तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएगा तो आ जाएगा, देख लेंगे। आइए, ये मेन रूप से तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला बोलते हैं पहला इसका जो पार्ट होता है वो कहलाता है शिश्न मूल। क्या कहलाता है? शिश्न मूल यानी रूट ऑफ पेनिस। रूट ऑफ पेनिस। क्लियर है? यानी शिश्न के बेसिकली तीन पार्ट हैं। एक आपका है शिश्न मूल यानी रूट ऑफ पेनिस। दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो कहलाता है शिश्न काय। क्या कहलाता है बेटा? शिश्न काय कहलाता है। यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस। बॉडी ऑफ पेनिस। क्लियर है? यानी शिश्न के बेसिकली तीन पार्ट है। पहला हम लोगों ने क्या? शिश्न मूल, तीसरा शिश्न काय, और चौथा आपका कहलाता है शिश्न मुंड। शिश्न मुंड कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस कहते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा पहली चीज शिश्न देखा। शिश्न क्या था? शिश्न नर जनन भाग था जिससे मैथुन किया जाता है। और क्या कहते हैं कि वो कैसा होता है? बेलनाकार होता है, लंबा होता है और उत्थानशील होता है। क्लियर? आइए, फिर हमने कहा शिश्न को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक शिश्न मूल जिसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस, दूसरा शिश्न का जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ पेनिस, और एक होता है शिश्न मूल जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। क्लियर? आइए, कहते हैं ये जो आपका शिश्न मूल है ये बेसिकली दो पार्ट बनाता है। एक इसमें कहते हैं शिश्न कंद। ये बना तो दो पार्ट से। एक कहलाता है बेटा शिश्न कंद यानी इसको बोलते हैं बल्ब ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक है। और दूसरा जो भाग इसका होता है, दूसरा भाग कहलाता है आपका
शिश्न कंद हो गया, हाँ। शिश्नपाद, इसका दूसरा भाग होता है शिश्नपाद, जिसको कहते हैं क्रस ऑफ पेनिस, क्रस ऑफ पेनिस। क्लियर? ध्यान रखिएगा, शिश्न के बारे में समझा। शिश्न क्या है? शिश्न एक लंबा बेलनाकार उत्थान से लंग होता है, जिसको मैथुनांग बोलते हैं, जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है। ये नर में पाया जाता है। इसके 3 पार्ट है, शिश्नकाय और शिश्नमुंड। शिश्न जो मूल होता है, उसको जिसको रूट ऑफ पेनिस, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका शिश्नकण, बल्ब ऑफ पेनिस कहते हैं, एक होता है शिश्नपाद, कहते हैं क्रस ऑफ पेनिस। ये तो हमने जान लिया ऐसी चीजें। अब इसको हम लोग देखते हैं डायग्राम के बारे में। डायग्राम से कैसे समझते हैं? आइए देखिए, ये देखिए, ये आपका डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन यहां पर, ये देखिए, इसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। हम पहले अलग देखते हैं। फिर ये डायग्राम है। उसके बाद ये अंदर वाला भाग है, ये बाहर वाला पार्ट है। और यहां पर देखिए एक अंदर ये पार्ट है, और यहां पर एक पार्ट ये है, और इसी से लगा हुआ एक पार्ट ये है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर देख लेते हैं। पहले इस साइड से कौन कौन सा पोर्शन है। पहले यहां पर हम देख लेते हैं इसको कैसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपका है दूसरा पार्ट, और ये आपका तीसरा पार्ट। क्लियर? आइए देखा जाए। पहला पार्ट को इसको और ये आपका है शिश्नकाय, शिश्नकाय कहते हैं। आपका हो जाएगा शिश्नमुंड, शिश्नमुंड। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये नीट हो या बोर्ड हो, क्वेश्चन इससे आना ही आना है, हर हाल में क्वेश्चन ही आएगा। क्लियर है? तो हमने 3 पार्ट आपको दिखा दिया, शिश्नमूल, शिश्नकाय और शिश्नमुंड। आइए अब इधर हम लोग आते हैं। कहते हैं, हमने बताया था कि इसमें 2 पार्ट होते हैं, शिश्न मूल में 2 पार्ट है। ये देखिए जो अंदर की तरफ बना, इसको बोलते हैं हम लोग शिश्न कंद बोलते हैं। शिश्न कंद कहते हैं इसको, ये वाला पोर्शन शिश्न कंद। और इसी के नीचे ये जो हरा वाला पोर्शन है, इसको कहते हैं शिश्नपाद, शिश्नपाद। ठीक? आइए ये देखिए, यहाँ पे देखिए तो अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, है ना? ये जो 2 चीजें दो दिखाई, इनको बोलते हैं आपको कारपोरा केवरनोसा। क्या कहते हैं? कारपोरा, कारपोरा केवरनोसा, केवरनोसा कहते हैं इसको। ठीक है? इसके ऊपर एक लगा हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कारपोरा, इसको बोलेंगे कार्पस स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जियोसम। अच्छा यहां पे देखो क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन ये आएगा, पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, ध्यान सुनो। पूछा ये जाएगा कि जो आपका शिश्नपाद किससे निर्माण हुआ। शिश्नपाद का जो निर्माण हुआ है वो इससे हुआ है, कारपोरा केवरनोसा। क्वेश्चन कहां से पूछ जाएगा हमें पता नहीं है, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, तो क्वेश्चन किस रूप में मिलेगा वो हमको आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन हम अगर अब बेस क्लियर आएगा, जैसे हम लोग पिछली बार क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, वहां पर हम लोग देख रहे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दे रहा था। वो तब सही हो पा रहा था जब आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो।
एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन बनाए ये ना आपको पता लगने वाला ना हमको पता लगने वाला है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। जैसे हमने बताया पहला क्वेश्चन आ जाएगा, शीशन कंद का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये तो किस हो जाएगा, कार्पस स्पॉन्जियोसम के द्वारा, कार्पस स्पॉन्जियोसम द्वारा। फिर पूछेगा शिश्नपाद का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आप कह सकते हैं कार्पोरा केवर्नोसा। कार्पोरा केवर्नोसा की संख्या होती है बेटा 2, कितनी होती है, 2 होती है, और जबकि कार्पस स्पॉन्जियोसम की संख्या होती है 1। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी संख्या कितनी है, 1 है, और कार्पोरा केवर्नोसा की संख्या सी है। सी देखो 2 बार सी आया, इसका मतलब ये 2 रहेगा, और एक सी है सिंगल रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाएगा आपसे कई बार क्वेश्चन। देखो ऊपर कौन सी ग्रंथि है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसके नीचे कौन सी ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है। कौन सी है बेटा, काउपर ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। अब इन लोगों का हम लोग डिटेल पढ़ा जाएगा, तो ये आपका पूरा पूरा पेनिस है, जिसमें शिश्न का है और शिश्न मुंड है, ठीक है। आइए क्या देखा जाता है हम लोगों ने, कि हम लोग देखा है कि ये जो बना 3 कटोरियो नुमा, इसको बोलते हैं कटोरे नुमा संरचना, क्या बोलते हैं, कटोरे नुमा संरचना। ये आपके हो गए कितने, 2 प्रकार के, जिसे 2 इसमें होता है आपका पृष्ठवर्ती, और एक होता है आपका अधरवर्ती। ध्यान रखिए कई भी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, जो दोनों पृष्ठवर्ती हैं बेटा 2 हैं, तो ये आपको जाएगा कार्पोरा केवर्नोसा, और एक अधरवर्ती इसको बोलते हैं कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कब कैसे मिलेगा हमें आपका पता नहीं लगेगा, लेकिन इतना अंदाजा कि अगर आप पढ़ के जाओगे बेहतरीन तरीके जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी क्वेश्चन वाले की आपको क्वेश्चन चैलेंज कर सके। जैसे हमको कहीं जाना होता है, तो हम अगर मान लीजिए कहीं पे 1,000 रुपया खर्चा है, और अगर हम 900 लेके जाते हैं तो डरते रहते हैं पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो कम से कम 1,000 लेके तभी डरते रहेंगे, कहीं हो लगा, कहीं हल्का फुल्का लग गया, चोट लग गई तो हमारा 50 रुपया कम होगा घर, लेकिन अगर 1100-1200 लेके जाएंगे तो हंसते एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे, कब तो वहां आराम से पहुंच ही जाएंगे। उसी प्रकार में जो आपको नॉलेज दे रहा हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो क्वेश्चन इसके बाहर जाए, ये गारंटी है, फुल गारंटी है आपकी, क्लियर। तो आप जैसे बताओ ना डायग्राम समझ, हमने पहले बताया कि शिश्न एक मैथुनांग है, लंबा है, बेलनाकार है, उत्थानशील है। क्यों उत्थानशील, वो भी हम आपको बताएंगे। हमने बताया कि संरचना 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा, एक आपका शिश्न मूल है, शिश्न का है, और शिश्न मुंड है। शिश्न मूल 2 पार्ट से बना हुआ है, किससे किससे बना हुआ, शिश्न कंद शिश्नपाद, और इसके बाद जो 2 कोटरे हैं, 2 कोटरे आपके ऊपर हैं और एक कोटर नीचे। पृष्ठवर्ती में कार्पोरा केवर्नोसा यहाँ हमने लिखा है, और कार्पोरा स्पॉन्जियोसा यहाँ पर है, क्लियर है। अब जो एक चीज और यहाँ पे है बेटा, ये आपका है शिश्नमुंड, जिसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। अब आपको याद है कि ये जो कोना दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कोरोना, क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, क्लियर है। और ये जो इसके ऊपर ये जो स्किन लगी होती है, यहाँ से चारों तरफ जो स्किन लगी होती है, स्किन यहाँ पर जो होता है एक स्किन के द्वारा जुड़ा होता है, ये पूरी पूरी स्किन अंदर की तरफ आपने देखा होगा इसे पूरा जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम, ध्यान रखिएगा फ्रेनुलम। यानी जो स्किन है, जो उघाड़ है इसका, यानी जो ऐसे जैसे खुलता है, तो खोलने का बधा हुआ है किसी स्किन द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, जैसे जीभ भी नीचे बधी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। और ये कोना वाला पोर्शन क्या है, कोरोना इधर भी है, कोरोना इधर भी है, क्लियर है। आइए, और ये आपका जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखिए ध्यान से, कहा गया ये पोर्शन देखिएगा, ये आपका है मूत्रोजनन छिद्र, मूत्रोजनन छिद्र, मूत्रोजनन छिद्र। और यहाँ पे देखिए ये पूरी पूरी ब्लड वेसल्स आई हुई, यहाँ से यहाँ तक ब्लड वेसल्स गई हैं, और ये जरूरत पड़ने पूरा ब्लड भर जाता है। ये देखिए पूरा यहाँ से लगा यहाँ आपका मूत्र मार्ग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है। आइए, तो हम लोगों ने ढेर सारी चीजें पढ़ ली, किसके बारे में, पेनिस के बारे में ढेर सारी, यानी शिश्न के बारे में हम लोग काफी कुछ पढ़ लिया कि पेनिस क्या है, उसकी संरचना के बारे में हम लोग पढ़ लिया, और देखा कि इसमें 3 कोटरे होते हैं। अब इसके हम लोग बाहरी संरचना हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे बना होता है। आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके इस पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, कट करके देखा जाए, कट करके देखेंगे बेटा कुछ इस तरीके की संरचना बनेगी। आइए,
ये देखिए तो संरचना इस तरह की है। आइए अब क्या है इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है। आइए ये दोनों आपके हैं कारपोरा कार्नोसा, और ये आपका है, ये आपका कहलाता है कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम। इसको अगर कार्पोरा स्पॉन्जियोसम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, कह सकते हैं। और अच्छे से लिख दें, आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलो कार्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये जो यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग यहाँ कर, इसके ऊपर भी, यहाँ पर भी एक लाइनिंग होती है ऐसे, यहाँ के चारों तरफ, इसके भी चारों तरफ होती है। इन सबको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कई बार हमसे मुलाकात कर है ना। और ये आपका क्या था, ये आपका मूत्रोजनन छिद्र था। कौन सा, मूत्रोजनन छिद्र। अब देखो ये जो कोटर आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ऊपर एक नीचे, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि जब आपका पेनिस शांत अवस्था में होता है, शिथिल अवस्था में होता है, तो वो केवल यूरिन क्या करता है, केवल यूरिन के विसर्जन में काम करता है। लेकिन जैसे ही आपको मैथुन करना हो, सेक्स करना हो, उसमें होता क्या है, इन कोटरों में भर जाता है ब्लड। क्या भर जाता है, पूरी तरीके से भर जाता है ब्लड, यहाँ ब्लड भर जाता है। कारण जो पेनिस होता है, शिश्न होता है, वो तन कर क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्थान। शिश्न का उत्थान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिश्न का उत्थान बोलते हैं। हमने क्या होता है, जब ब्लड भर जाएगा, जो पहले से बिल्कुल जैसे शांत है, जिससे आप लोग यूरिन निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही उत्तेजना आएगी सेक्स के समय, इसमें भर जाएगा ब्लड और ये हो जाएगा सीधा, जिसको कहते हैं शिश्न का उत्थान। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि शिश्न का उत्थान क्या है। शिश्न का उत्थान वह है जब इसमें रुधिर भर जाएगा तो पेनिस जो है तन के सीधा खड़ा हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, शिश्न का उत्थान। आइए यहां तक आप लोग समझ गए। आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं सीमेन के बारे में, वीर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वीर्य। वीर या हम लोग सब बोलते हैं सीमेन। क्या कहते हैं बेटा, सीमेन, वीर या सीमेन, ध्यान रखिएगा, वीर या सीमेन। आइए कहते हैं बेटा इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है शुक्राणु पार्ट, और एक पार्ट आपका होता है द्रव्य। क्या होता है आपका, द्रव होता है, द्रव जिसमें होता है। फिर आइए पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका सीमेन है, इसकी जो मात्रा होती है ये लगभग होती है 2 से लगा करके 2 से लेकर 3.5 ml प्रति इजाकुलेशन। इजाकुलेशन, इजाकुलेशन मतलब अस्खलन। अस्खलन का मतलब होता है एक बार सेक्स करने पर जो भी सीमेन, जो भी वीर्य निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अस्खलन। क्लियर, आइए अस्खलन हो गया। और इसका जो पीएच होता है ये लगभग आपका होता है 7 से लगा करके 8 का, यानी स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आइए ये तो हो गया वीर। वीर का अमाउंट कितना है,
2 से लेकर कितना 3.5 ml पर इजैकुलेशन पर स्खलन हो गया, स्लाइटली बेसिक्स या लाइन कह सकते हो। अब हमको क्या देखना है, इसके 2 पार्ट, एक बेटा आपका शुक्राणु पार्ट है और एक आपका है कौन सा पार्ट है, एक आपका शुक्राणु पार्ट है और एक आपका द्रव पार्ट है। आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शुक्राणु के बारे में। क्या डिस्कस कर लेते हैं, शुक्राणु के बारे में। आइए शुक्राणु के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। शुक्राणु कहते हैं शुक्राणु की जो सामान्य संख्या होती है, सामान्य संख्या, ठीक है, इसकी जो सामान्य संख्या होती है वो लगभग होती है आपकी 10 करोड़ प्रति ml, 10 करोड़ प्रति ml, यानी हम जानते हैं कि लगभग 3-3.5 ml के आसपास होता है, 3-3.5 ml के आसपास। तो ये आपका आ जाएगा बराबर बराबर लगभग 30 करोड़ प्रति स्खलन, यानी एक स्खलन में जो शुक्राणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 करोड़ होगी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है 300 मिलियन पर इजाकुलेशन, 300 मिलियन पर इजाकुलेशन। ये है आपके शुक्राणु की सामान्य मात्रा। कहते हैं इसकी संख्या कम होती है, कम होगी तो अगर इसकी संख्या कम है शुक्राणु की तो इसको कहा जाएगा ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। और अगर मतलब एब्सेंट होगा, शुक्राणु एब्सेंट है तो इसको कहा जाता है एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। कभी कभी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, क्या पूछ देता है कि शुक्राणु नहीं है, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। तो आपने देख लिया शुक्राणु की सामान्य मात्रा 10 करोड़ प्रति ml है, तो लगभग 3 ml के आसपास माना जाता है, तो 30 करोड़ प्रति स्खलन शुक्राणु है, इंग्लिश में कहा जाएगा 300 मिलियन पर इजाकुलेशन। ये आपकी हो गई शुक्राणु की सामान्य मात्रा। क्या हो गई शुक्राणु की सामान्य मात्रा। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं द्रव के बारे में। द्रव के बारे में देखा जाए, द्रव को देखते हैं कि जो आप बोले तो वीर्य वो जो उसमें द्रव है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, 3 पार्ट से। ये किसका पोर्शन हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग द्रव के बारे में बात करें, जिसमें भरा रहता है, जिसमें आपका पहला होता है शुक्राशय का भाग, शुक्राशय, दूसरा शुक्राशय और दूसरा आपका हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तीसरा आपका हो जाएगा काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। 3 चीजें हो गए, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। कहते हैं शुक्राशय इसका जो पूरा पोर्शन बना रहा है, शुक्राशय ये बना रहा है 60%। कितना बना रहा है, 60%। और ये बनाता है लगभग 25 से 30%, और ये बनाता है कितना, 10%। सही देखा जाए तो शुक्राणु का जो द्रव पार्ट यही तो है, ये तो ऐसे मान लिया गया, इसका विशेष कोई योगदान है। क्यों, क्योंकि इसका काम सिर्फ क्या होता है कि मूत्र मार्ग को चिकना बनाना और अम्लीयता को कम करना। बाकी शुक्राणु का जो मेन काम वो 2 ही मिलकर करते हैं, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। अब हमको क्या करना है, शुक्राशय है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में और काउपर ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। आइए एक एक चीज हमको पढ़ा जाए। सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शुक्राशय। बेटा ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राशय जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेस्किल, सेमिनल वेस्किल बोलते हैं। आइए पहले जानते होता क्या। कहते हैं जो शुक्राशय होता है ये आपका लगभग 5 सेंटीमीटर
थैली नुमा संरचना होती है। 5 सेंटीमीटर लंबी थैली नुमा संरचना होती है। समझ गया? 5 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय। आपने देखा था ऐसे डायग्राम बना हुआ था जो आके इजैकुलेटेड डक्ट बनाया था। ये आपका क्या था? शुक्राशय था। अब कहता है शुक्राशय जो होता है वो कई प्रकार के चीजों का श्रावण करता है। क्या करता है? श्रावण करता है। कौन कौन श्रावण करता है देख लिया जाए। पहली चीज, इसका जो नेचर होता है, पहली चीज तो क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। कैसा रहेगा? क्षारीय। दूसरी चीज कैसा रहेगा? ये पीला रहेगा, हल्का पीला, हल्का पीला रहेगा, क्षारीय रहेगा। दो चीज आनी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज होते हैं? इसमें कुछ रसायन है जिसको बोलते हैं फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। और क्या इसमें पाया जाएगा? इसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और एक चीज है सीमेनोजेलिन, सीमिनोजेलिन। ये 3 प्रकार के केमिकल पाए जा रहे हैं, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और सीमेनोजेलिन। आइए देखा जाए। कहते हैं जो आपका फ्रक्टोज होता है उसका काम क्या? फ्रक्टोज क्या करेगा? ये शुक्राणु को, ये शुक्राणु को ऊर्जा देगा। क्या देगा? ऊर्जा। किस रूप में? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एक चीज और लगे, कहते हैं फ्रक्टोज मानव के शरीर में सिर्फ कहां पाया जाता है? शुक्राशय में पाया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग, इस केमिकल का यूज किया जाता है रेप टेस्ट में। यानी अगर आपका वेजाइना में अगर फ्रक्टोज जा रहा है, इसका मतलब उस बच्ची का रेप हुआ है, और नहीं है तो नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा, रेप टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है, परीक्षण, वो किसकी उपस्थिति होती है? फ्रक्टोज की उपस्थिति से। ठीक है। आइए अब दूसरा आपका है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या है बेटा? प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये शुक्राणुओं को, ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है। शुक्राणु क्या करता है? सक्रिय बनाए रखता है। उसके साथ साथ और ये यौन के संकुचन को बढ़ाता है, यौन के संकुचन को बढ़ाएगा, जिससे स्पर्म लहरा करके तेजी से आगे बढ़े। लहरा क्या करें? तेजी से आगे बढ़े। आइए अगला है आपका है होता है, यह क्या करता है? वीर का स्कंदन करता है, जिससे ये गाढ़ा बना रहे और वो टिका रहे, जल्दी से बाहर ना आए। ये इसका काम किसका? सीमेनोजेलिन। क्या काम है? वीर के स्कंदन को बढ़ाएगा, जिससे वो गाढ़ा रहे, वो पड़ा रहे, जल्दी बाहर न, अंदर ही रहे। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, क्षारीय होता है, हल्का पीला होता है, और फ्रक्टोज होता है, जिसको हमने बताया शुक्राणु को ऊर्जा देता है एटीपी के रूप में। और तीसरा इसका क्या यूज होता है? किसमें? रेप टेस्ट में यूज किया जाता है। क्लियर? आइए, ये तो हो गया शुक्राशय। आइए अब हम चलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि पे। किस पे चलते हैं बेटा? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं बेटा ये सिंघाड़े नुमा संरचना होती है। किस नुमा होते हैं? सिंघाड़े नुमा संरचना होती है। क्लियर? कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। और इसका श्रावण कैसा होगा? कैसा श्रावण? ध्यान रखो, इसका जब भी श्रावण होगा ध्यान रखिएगा, ये सफेद होगा। कैसा होगा? सफेद होगा। और कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा बेटा? अम्लीय। सफेद होगा, अम्लीय होगा। और क्या इसमें खासियत? ध्यान रखो, और इसकी यह खासियत है, इसमें क्या क्या पाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, इसमें पहली चीज तो पाया जाएगा आपका जैसे सिट्रेट, फास्फेटेज, फास्फेटेज, और कैल्शियम आयन। और इसके बाद कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम कैसे? जैसे आपका लाइसोजाइम हो गया। लाइसोजाइम से आपका पेप्सिनोजन,
लाइसोजाइम, पेप्सिनोजन और भी अन्य एंजाइम जैसे एमाइलेज भी है, ये सब एंजाइम इसको उपस्थित होता है। तो भैया इतना सब उपस्थित है तो आखिर इसका काम क्या है? इसका काम एक मेन होता है कि ये शुक्राणुओं को सक्रिय बनाए रखता है, शुक्राणुओं को कह सकते हैं गति प्रदान करता है, गति प्रदान करता है तथा सक्रिय बनाए रखता है। क्या करता है? सक्रिय बनाए रखता है। किसका काम है ये? प्रोस्टेट। क्या है? सिंघाड़े जैसी संरचना यानी त्रिकोणा टाइप रहेगा, सफेद होता है इसका श्रावण, अम्लीय होता है। इसमें क्या क्या पाया जाएगा? सिट्रेट है, फास्फेटेज है, कैल्शियम आयन है, कुछ प्रोटीलिक एंजाइम लाइक लाइसोजाइम, पेप्सिनोजन, एमाइलेज एक्सेट्रा सब पाया जाता है। इसका मेन काम है शुक्राणु को गति प्रदान करना और इसको क्या करना? सक्रिय बनाए रखना। डायग्राम अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, ये देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, देखिए यूरेथ्रा बगल बगल में दोनों क्या है आपका? इसको दोनों लोब हैं, बिल्कुल सिंघाड़ा जैसी संरचना इसकी होती है। क्लियर है? संरचना बनी क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि या इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगला आइए, जिसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि यानी काउपर या इसे और बोल दिया बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ध्यान रखिएगा। ये भी कैसा होगा बेटा? ध्यान रखिएगा, ये पहली चीज तो क्षारी होगा, ध्यान रखिए। इसका जो श्रावण होगा वो कैसा होगा? क्षारी होगा और चिकना होगा, ध्यान रखिएगा, चिकना तरल पदार्थ होगा। क्या क्षारी है तो इसका जो मेन काम है, ध्यान रखिएगा, इसका जो मेन काम होता है, मेन काम ये होता है कि ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को कम करता है। क्यों? क्योंकि भाई बादशाह आ रहे हैं ना, स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा, अगर अम्लीय रहेगा तो मर जाएगा स्पर्म। जैसे कहते नहीं अजीमो सहंसा यानी सहंसा साहब आ रहे हैं और ये आपका क्या है? ये यूरिन मात्र है। अगर यहाँ पे यूरिनेशन होगा, यहाँ एसिडिक बना हुआ तो स्पर्म सब क्या होंगे? मरते चले जाएंगे। इसलिए भाई साहब पहले कहेंगे हेलो यहाँ कर पहले न्यूट्रलाइज करो, एसिड को खत्म करो। कौन एसिड को खत्म कर रहा है? ध्यान रखिएगा, काउपर ग्रंथि पहला काम क्या करेगा? इस पूरे के पूरे जो आपका अम्लीयता है ये पूरा क्या करेगा? ये खत्म कर देगा। और क्या करेगा? और दूसरा काम इसका हो जाएगा कि मैथुन में, किसमें? मैथुन अंग को जो है ये चिकना बनाएगा ताकि मैथुन क्रिया आसानी से हो सके। यानी ये मैथुन अंग को क्या करेगा? चिकना बनाएगा। उससे क्या होगा कि जो जनन क्रिया हो रही है, मैथुन क्रिया हो रही है, सेक्स हो रहा है, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी लुब्रिकेशन जैसा काम पेनिस में भी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा और आपके यौन में भी ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे आराम से आपका सेक्स हो सके। क्लियर है? ध्यान हुआ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मैं फिर एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? शिश्न के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? शिश्न के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि ये 3 पार्ट में डिवाइड है, शिश्न मूल, शिश्नकाय और आपका शिश्न मुंड, है ना। फिर हमने देखा कि उसकी संरचना बनाई, संरचना देखा, कार्पोरा केवर्नोसा, कार्पोरा स्पॉन्जियोसा, फिर हमने बना के देखा है कि ना कि स्पॉन्जियोसा सिंगल था और कार्पोरा केवर्नोसा 2 था। उसके बाद हमने सीमेन के बारे में पढ़ा, याद है किसके बारे में? सीमेन के बारे में पढ़ा। और सीमेन के बारे में जैसे हमने पढ़ा नॉर्मल, हमने उनकी संख्या भी देखी और उसके बारे में भी पढ़ा कि अगर बढ़ जाएगा तो नहीं, घट जाएगा तो क्या दिक्कत है, वो भी चीज हम लोग पढ़ा। एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया, ध्यान रखिएगा 10 करोड़ प्रति ml है और 30 करोड़ प्रति आयतन है। सामान्य से ऐसी मात्रा पूछ दी जाती है और आप भूलिएगा नहीं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? आपकी उसमें सहायक ग्रंथियां यानी
जनन में सहायक ग्रंथियां। क्या पढ़ा हम लोगों ने? जनन में सहायक ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्रंथियां? सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा? शुक्राशय के बारे में पढ़ लिया। शुक्राशय में आपने क्या देखा? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बेटा? फ्रक्टोज है, जो एक तरफ एटीपी प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी तरफ ये रेप टेस्ट में यूज हो रहा है। ध्यान रखिएगा, किसमें यूज हो रहा है? रेप टेस्ट में। ध्यान रखिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन है, शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखेगा, योनि में भी संकुचन बढ़ाएगा ताकि आसानी से स्पर्म जा सके। और सिमिनोजेलिन है, सिमिनोजेलिन क्या करता है? वो कोगुलेट करता है ताकि वीर्य गाढ़ा बना रहे। क्लियर है? आइए फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में पढ़ा। प्रोस्टेट हमने देखा ढेर सारी कैल्शियम है, फास्फेट है, सिट्रेट है, कुछ प्रोटीनिक एंजाइम है, पेप्सिनोजम है, लाइसोजाइम है, एमाइलेज है, ढेर सारी चीजें। ये क्या करता है? ये शुक्राणु को सक्रिय बनाए रखता है और ये वीर्य को थोड़ा सा अस्कंदन होने से रोकता है ताकि सक्रिय बने रहे स्पर्म वहां पर। फिर हमने बताया कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि में बताया कि इसका क्षारी होता है, चिकना होता है। क्षारी क्या करेगा? मूत्र मार्ग के एसिडिटी को कम करेगा ताकि स्पर्म आसानी से आ जाए, नहीं तो एसिडिक होकर तो मर जाएगा वो। ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है? ये जनन क्रिया यानी जो मैथुन क्रिया हो रही है उसमें क्या करता है? ये लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि आराम से आपका मैथुन क्रिया सेक्स हो सके। क्लियर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 4th पार्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, मादा जनन अंग। भूलिएगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। मैं बता रहा हूँ कि जैसा मैं पढ़ा मैं कोशिश करूंगा नीट से पहले पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से मैं आपका क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपने देखा है लाइव क्लास से हर संडे को हमने रखा हुआ था, कोशिश करूंगा रखने के लिए ताकि आपको क्वेश्चन लगाते। और मैं देखा कितना बढ़िया तरीके हमने को बताया कि कैसे आप टाइम बचा करके ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप नहीं देखो तो हमारा जो हमने लाइव क्लास में लिया है, जो नीट का पेपर ने डिस्कस किया, देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन हमने तरीका आपको बताया है। बहुत अच्छे तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा नंबर ला सकते हो। और यही हम चाहते हैं भी एक लड़का बोर्ड में नंबर अच्छा लाए और नीट में तो सिलेक्शन पाकर ही छोड़वाऊंगा, उसको पाना ही पड़ेगा। बस आप मेरे साथ यूं लगे रहिए, मेरे साथ चलते रहिए। बस हमारे चैनल को इतना करिएगा, प्यार मोहब्बत से सब्सक्राइब करते रहिएगा और लोगों से करवाते भी रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बस, क्योंकि चैनल बिल्कुल फ्री है तो हम आपसे पैसे तो लेंगे नहीं, सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।